पावर शेयरिंग, राइट। सिविक्स का पहला चैप्टर। तो इस चैप्टर में हमको बस इतना सा देखना है कि डेमोक्रेसी में पावर शेयर करने की क्यों ज़रूरत होती है, राइट। पावर शेयर अगर होगी तो उसका बेनिफिट क्या होगा, और पावर शेयर अगर नहीं होगी तो उसका बेनिफिट क्या नहीं होगा, या फिर उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिवली देखना पड़ सकते हैं, राइट। सो ये चैप्टर जो है दो कंट्रीज़ की रियल लाइफ केस स्टडीज़ हमको बताता है, ठीक है। और उन दोनों केस स्टडीज़ से हमको समझना है कि कौन सा मॉडल अच्छा है, पावर शेयर करना या पावर नहीं शेयर करना, राइट। तो दो कंट्रीज़ है, एक है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। बेल्जियम में हम देखेंगे कि कैसे बेल्जियम के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी, जैसे इंडिया में डाइवर्सिटी है ना, रिलीजन की डाइवर्सिटी, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, तो बेल्जियम में भी अलग अलग लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे श्रीलंका में भी लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, तो वहाँ पर उन्होंने कैसे अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज किया, बेल्जियम में कैसे अपनी डाइवर्सिटी को मैनेज किया, राइट। और दोनों में से कौन सा मॉडल अच्छा है, जो मॉडल अच्छा है उसी के बेस पर आगे के दो चैप्टर्स, मतलब कि ये जो रिमेनिंग चैप्टर्स है पावर शेयरिंग और अगला जो चैप्टर है फेडरलिज्म, ये दोनों डिसाइड होंगे, राइट। सो पहला चैप्टर है, पहले हम बेल्जियम के बारे में पूरा पढ़ेंगे, है ना, एक एक चीज़। इसके अंदर 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बेल्जियम और बेल्जियम का मॉडल, श्रीलंका का मॉडल, राइट। उसके बाद में आएगा आपके पास वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, एंड लास्ट वन इज़ द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो बीच बीच में हमको कवर अप करना है, ठीक है। तो पहला है आपका बेल्जियम। तो बेल्जियम की सबसे पहले जोग्राफिकल कंडीशंस जो एमसीक्यू में पूछी जाती है, तो बेल्जियम कहाँ पर है, एशिया की कंट्री है क्या बेल्जियम? नहीं, बेल्जियम इज़ ए यूरोपियन कंट्री। बेल्जियम क्या है बोलो, एक यूरोपियन कंट्री है, और उसकी कैपिटल का नाम क्या है, ब्रसेल्स, राइट। जैसे इंडिया की कैपिटल का नाम क्या है, न्यू दिल्ली, वैसे बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है, ब्रसेल्स। ये बेल्जियम का मैप है ना, और ये मैप हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर अगर आप ऊपर देखोगे तो येलोइश कलर दिया हुआ है, नीचे आप देखोगे तो रेडिश कलर दिया हुआ है, थोड़ा सा साइड में पर्पल कलर दिया है, और एक सेंट्रल में एक छोटी सी टेरिटरी बना रखी है। ये छोटी सी टेरिटरी जो है यही क्या है आपकी कैपिटल, किसकी कैपिटल, बेल्जियम की। क्या नाम है इसका, ब्रसेल्स, राइट। अगर हम बात करें कि बेल्जियम के अंदर डाइवर्सिटी कैसी थी, जैसे इंडिया के अंदर हम रिलीजन की डाइवर्सिटी की बात करें तो हिंदूज़ होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, सिख होते हैं, ईसाईज होते हैं, राइट। और लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारी लैंग्वेज वाले लोग होते हैं, राइट। तो हमको यहाँ पर बस यही देखना है कि कौन कौन सी डाइवर्सिटी, तो उसके बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये जो बेल्जियम कंट्री है इसके आसपास कौन कौन सी कंट्री एग्जिस्ट करती है। तो कभी कभी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी है बेल्जियम की। तो यूरोप के अंदर बेल्जियम को चारों तरफ से सराउंड करने वाली कितनी कंट्रीज है बोलो, 4 कंट्रीज है जो बेल्जियम से बॉर्डर शेयर करती है, राइट। सो इट शेयर्स बॉर्डर विथ, कौन कौन सी कंट्री से ये बॉर्डर शेयर करता है, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग। ये जनरली एग्जाम के अंदर अगर एमसीक्यू पूछा है तो लग्जमबर्ग को हटा के कोई और नाम दे सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो अगर नाम याद रहेगा तो बेटर भी रहेगा, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। और फ्रांस और जर्मनी आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी का हम जिक्र करेंगे, राइट। तो बट 2 और नाम जो आपको याद रखने रहेंगे वो डेट इज़ द नेदरलैंड एंड द लग्जमबर्ग, राइट। अब बात करते हैं ज्योग्राफी, हमने पढ़ ली कि बेल्जियम एक ऐसी कंट्री जिसके कैपिटल का नाम क्या है, ब्रसेल्स, और वो काय से बॉर्डर शेयर करता है 4 कंट्रीज से, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग, राइट। ये हमारा ज्योग्राफिकल कंडीशन पूरा हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथनिक कंपोजिशन की। इथनिक कंपोजिशन मतलब वहाँ पे इथनिसिटी कैसी है, वहाँ पे डाइवर्सिटी कैसी है, राइट। तो बेल्जियम जाना जाता है अपनी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के लिए। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या होती है, द डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये लिंग्विस्टिक वर्ड कैसे बना है, लैंग्वेज से बना हुआ है, राइट। तो बेल्जियम के अंदर जो हम ये मैप देख रहे हैं ये मेनली इंडिकेट करता है किसको, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को। तो हमको देखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो बेल्जियम में बोली जाती थी, और जो बोलने वाले लोग थे वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड थे। देखो ये जो मैप देख पा रहे हो ना, ये ऊपर वाला जो येलोइश रीजन है इसको हम बोलते हैं फ्लेमिश रीजन, नीचे वाला जो रेडिश रीजन है इसको बोलते हैं हम वेलोन रीजन, थोड़ा सा साइड में दिख रखा होगा उसको बोलते हैं हम द रीजन इन विच पीपल स्पीक जर्मनी, एंड सेंट्रल रीजन वी नो दैट इज द ब्रसेल्स, जिसको जो सी क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो इतनी कंपोजिशन हमको जानना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, कहाँ रहते हैं और उनका परसेंटेज क्या है ना। क्योंकि जब तक हम इस कंपोजिशन को नहीं समझेंगे तब तक हम बेल्जियम की प्रॉब्लम भी नहीं समझेंगे, और प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो इसका मॉडल भी नहीं समझ पाएंगे हम। आगे बात समझ में, तो पहला हमको जानना है कि बेल्जियम के अंदर कौन कौन सी डाइवर्सिटी है, और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। एट द सेम टाइम हमको याद रखना है कि कौन मेजॉरिटी में, कौन माइनॉरिटी में, और उनका परसेंटेज क्या है, राइट।
सो अगर हम बात करें इथनिक कंपोजिशन की, तो इथनिक कंपोजिशन है तो बेल्जियम के अंदर मेनली कितने लैंग्वेज बोलते हैं बोलो? 3 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। सबसे ज़्यादा बोली जाती है क्या? डच, और वो कितनी है? 59%। सेकेंड बोली जाती है फ्रेंच, जो कितने परसेंटेज है? 40%। रिमेनिंग कितना परसेंट बचता है? ओनली 1%। तो 1% बोलने वाले लोग क्या है? जर्मनी, है ना। तो अब पूरे मॉडल में जर्मनी को हम बहुत कम बार पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इनका परसेंटेज सबसे कम है। तो अभी अगर हम जर्मनी को साइड में रख दें, राइट, तो कितनी कम्युनिटी है यहाँ पर लैंग्वेज की? 2 कम्युनिटी। एक है कौन सी? डच बोलने वाली, और दूसरी फ्रेंच बोलने वाली। डच बोलने वाली मेजॉरिटी में 59%, और फ्रेंच बोलने वाली कितनी है? 40%, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर ये पूरी कंट्री का हमने डेटा पढ़ लिया कि पूरी एज ए कंट्री एज अ होल बेल्जियम के अंदर मेजॉरिटी में कौन है? डच है, और माइनॉरिटी में कौन है? फ्रेंच है। लेकिन कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में सिचुएशन जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट है मतलब जो मेजॉरिटी में है कौन कंट्री के अंदर, वो माइनॉरिटी में, और जो माइनॉरिटी में वो कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी में। मतलब ब्रसेल्स के अंदर फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं बोलो? 80% पीपल, जबकि डच बोलने वाले सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 20%। मतलब ये है कि जो फ्रेंच है वो मेजॉरिटी में है, और जो डच है वो क्या है? माइनॉरिटी में। क्लियर हुआ है इतना? तो ये कंपोजिशन आपको याद रखना है ना, राइट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? डेट इन द कंट्री बेल्जियम द मेजॉरिटी इज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी 59%, एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज इन माइनॉरिटी, दैट इज द 40%, एंड अनदर माइनॉरिटी दैट इज द जर्मन 1%। बट इफ यू टॉक अबाउट द कैपिटल सिटी ब्रसेल्स के अंदर क्या है? दैट 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, मीन्स इन ब्रसेल्स फ्रेंच आर इन मेजॉरिटी, एंड 20% पीपल स्पीक डच, मीन्स दे आर इन माइनॉरिटी, राइट। अब कैपिटल के बारे में पढ़ लिया, कंट्री के बारे में पढ़ लिया, राइट। डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट ए मेजॉरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल ब्रसेल्स। जो मैंने कहा कि जो डच बोलने वाले लोग हैं वो कंट्री में तो मेजॉरिटी में है, बट कैपिटल के अंदर माइनॉरिटी में। अब जरा आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल है और आप समझना। आप अगर 2 भाई बहन हो, राइट, कोई रिलेटिव आता है और आपको 2 चॉकलेट दे दे और आपके भाई को 8 चॉकलेट दे दे, राइट, तो बताओ कौन घाटे में? हम, है ना, क्योंकि आपको 2 ही चॉकलेट मिली और उसको 8 चॉकलेट मिली। तो आपको परेशानी क्या उसकी 8 चॉकलेट से है, या मेन परेशानी उसकी एक्स्ट्रा 3 चॉकलेट से है? एक्स्ट्रा 3 चॉकलेट से। क्यों? क्योंकि अगर वो 3 चॉकलेट आपके पास आ जाती तो शायद लड़ाई नहीं होती। क्यों लड़ाई नहीं होती? क्योंकि दोनों के पास 50-50% होता, 5-5 चॉकलेट होती, राइट। तो बस यही हमको देखना है कि जिसके पास ज़्यादा होता है अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, राइट, तो बेल्जियम के अंदर हम देखेंगे कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा। अगर हम ऐसा मॉडल लेकर आए जहाँ पे सबको इक्वलिटी मिले, राइट, तो बेल्जियम के अंदर कौन सी कम्युनिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी बताओ? फ्रेंच या डच? डच, क्योंकि डच क्या है बोलो? मेजॉरिटी में, है ना। अगर यहाँ पे इक्वलिटी लाने की कोशिश करेंगे हम तो 59% पीपल कौन है? डच है, राइट। तो मेजॉरिटी में होते हुए भी कंट्री के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा बोलो? डच, क्योंकि हम इक्वलिटी वाला मॉडल लाना चाहते हैं यहाँ पर। और सिमिलरली अगर जब हम ब्रसेल्स की बात करेंगे और कैपिटल में यहाँ पर भी जब इक्वलिटी लाने की बात करेंगे तो मेजॉरिटी में कौन है? फ्रेंच। तो जब हम इक्वलिटी लाने की बात करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा? फ्रेंच, क्योंकि वो ज़्यादा है। आगे ही बात समझ में, राइट। तो जैसे चॉकलेट का एग्जांपल दिया वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव का मैं एग्जांपल बाद में दूंगा, डेट कि जिसके ज़्यादा परसेंटेज है ऑफकोर्स उसके मिनिस्टर भी ज़्यादा होने चाहिए, है ना। बट इक्वलिटी का मॉडल ये कहता है कि अगर हमें कंट्री की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, राइट, कंट्री को इक्वल मोड में लाना है तो दोनों के मिनिस्टर बराबर होना चाहिए, दोनों का रिप्रेजेंटेटिव बराबर होना चाहिए। तो बेल्जियम के अंदर डच कम्युनिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी जबकि कैपिटल के अंदर फ्रेंच कम्युनिटी, ठीक है। ये लाइन कभी कभी कंफ्यूज करती है एमसीक्यू के अंदर, राइट। तो वो लाइन कंफ्यूज अगर करे तो समझना कि आपको एग्जाम्पल क्या दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, डाइवर्सिटी होना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इंडिया में भी डाइवर्सिटी और अनेक तरह की डाइवर्सिटी है, तो क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लम है क्या? नहीं, इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब एक कम्युनिटी को ज़्यादा फेवर किया जाए और दूसरी कम्युनिटी को कम, है ना, राइट। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो सबको इक्वल राइट देता है, लेकिन अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम के अंदर कंसर्न्स क्या थे? देखो, अगर हम बात करते हैं रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की तो एक सिनारियो समझो आप लोग, और वो सिनारियो ये है कि अगर ब्रिटिशर्स आज अगर इंडिया के अंदर होते, राइट, तो क्या वो हमसे हर एस्पेक्ट में आगे होते? जॉब में, एजुकेशन में, पावर में?
क्योंकि उन्होंने हम पर 200 ईयर्स रूल किया है, और उन 200 ईयर्स के अंदर जो है वो एजुकेशन में भी आगे थे हमसे, राइट, वो जॉब में भी हमसे अगर आज होते तो वो हमसे आगे ही होते। आ गई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फीलिंग नहीं आती कि हम तो 200 साल पीछे हैं उन लोगों से, जबकि वो हमारे कंट्री में ऐसे इक्वल सिटीजन्स राइट्स इंजॉय कर रहे हैं। यही था। तो बेल्जियम के अंदर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि जो डच कम्युनिटी थी उनको जॉब और एजुकेशन के राइट्स बहुत बाद में मिले। अगर जिस कम्युनिटी को एजुकेशन के राइट्स बाद में मिलेंगे तो ऑफकोर्स इक्वलिटी आने के बाद में वो हमेशा बैकवर्ड ही रहेगी, क्योंकि जो पावरफुल कम्युनिटी है उनके बच्चे, उनकी जनरेशन तो आगे बढ़ती चली जाएगी, बट जो लेस पावरफुल कम्युनिटी है जिसको एजुकेशन के राइट्स 100-200 सालों से नहीं मिले हो, तो ऑफकोर्स वो कम्युनिटी तो हमेशा पीछे रह जाएगी। तो अगर आज मैं कह दूं कि इक्वलिटी ला दी जाए तो जो कम्युनिटी 200 साल पीछे है वो हमेशा पीछे ही रहेगी, राइट, और जो आगे है वो हमेशा आगे ही रहेगी। तो इक्वलिटी का असली मतलब तब होगा जो कम्युनिटी पीछे रह गई है उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाए, ताकि वो कम्युनिटी ऊपर आकर इक्वलिटी इंश्योर कर सके, राइट। और इसी को हम रिजर्वेशन भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? जो पिछड़ गए है ना, 100-200 साल पिछड़ गए जस्ट बिकॉज उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, इसी कारण से क्या कह रहे हैं हम, उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है। अब इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है उसको हम बाद में बात करेंगे, बट पहले देखते हैं कि बेल्जियम के अंदर क्या कंडीशन है। ठीक है, तो बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। क्या कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, और वो कौन थी? फ्रेंच कम्युनिटी थी, वो रिच भी थी और पावरफुल भी थी। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि उनको जॉब और एजुकेशन के राइट्स पहले मिल गए थे, जबकि डच को जॉब और एजुकेशन के राइट्स बहुत देरों से मिले थे। और जिसको जॉब और एजुकेशन के राइट्स देर से मिलेंगे ऑफकोर्स वो कम्युनिटी हमेशा स्ट्रगल करेगी और या हमेशा पीछे रहेगी, राइट। तो यहाँ पर हमने बोला कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, द डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट्स ऑफ जॉब एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मच लेटर। ये कभी कभी पूछ लेते हैं 3 मार्क के अंदर, क्योंकि इसको हमको समझना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या कहा? फ्रेंच कम्युनिटी रिच भी थी, पावरफुल भी थी। इसका रीज़न ये है कि डच कम्युनिटी को जॉब और एजुकेशन के राइट्स बहुत बाद में मिले, और बहुत बाद में मिले इसलिए वो लेस पावरफुल थे और लेस रिच थे। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसीलिए दोनों कम्युनिटी जो साथ साथ रह रही थी उनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाते हैं? बोलो, कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि एक पावरफुल है और एक लेस पावरफुल है, एक बहुत ज़्यादा रिच है और एक बहुत ज़्यादा पुअर है। और इसका कारण ये नहीं है कि डच लोग काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते। इसका कारण ये है कि उनको जॉब और एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बाद में मिली थी, राइट। इसलिए दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में क्या होते हैं? 1950s 1960s के समय बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन स्टार्टेड बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s। समझ में आ गया? तो कभी कभी ये डायरेक्ट पूछा जाता है, व्हाट वर द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? सो दीज वर द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट। अब कंटिन्यूसली दोनों कम्युनिटी आपस में लड़ रही है ना, तो ऐसा ही होगा, एक दिन ये मारेंगे एक दिन ये मारेंगे, तो क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉर्ट आउट होने वाली थी क्या? अगर ऐसी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो दोनों कम्युनिटीज़ को साथ में मिलकर बैठना पड़ेगा और अपनी अपनी क्या देना पड़ेगी? ये बोलो, सजेशन देना पड़ेंगे और एक इक्वलिटी वाले मॉडल को अपनाना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? कि ये कम्युनिटी रहती कहाँ पर है और उनका कंसंट्रेशन कहाँ पर है, और उसी के अकॉर्डिंग वो ऐसा मॉडल लेकर आएंगे जिससे कि उनकी प्रॉब्लम परमानेंट सोल्व हो जाए। तो ये जो येलो कलर वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, राइट, दिस येलो कलर रीजन, तो ये जो येलो कलर वाला रीजन है दैट इज कॉल्ड एज द फ्लेमिश रीजन। इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो, फ्लेमिश रीजन इसको कहा जाता है। और इस फ्लेमिश रीजन के अंदर ज़्यादातर जो कंसंट्रेटेड पीपल है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? दैट इज़ द डच, राइट। ये जो रेड कलर वाला रीजन है ये आजकल पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, मैप दे देंगे और आपसे पूछेंगे एक्सप्लेन इट, राइट। तो इसको बोलेंगे हम वैलोन रीजन। और इस वैलोन रीजन में बोलने वाली जो कम्युनिटी है, जनरली यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी कंसंट्रेटेड है? बोलो, फ्रेंच, मतलब ज़्यादातर लोग फ्रेंच बोलते हैं। ये छोटा सा एक रीजन है जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे 1% कौन सी कम्युनिटी बोलती है? जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी, राइट। और फ्रेंच का परसेंटेज कितना है बेटा? यहाँ पर 40%, राइट, जबकि डच का परसेंटेज कितना है? 59%। और ये ऑलरेडी एक सेपरेट रीजन में रहते हैं, राइट। ये छोटी सी रीजन है, डेट इज़ द ब्रसेल्स, दैट इज़ द ब्रसेल्स, जो क्या है बोलो? कैपिटल है। और इस कैपिटल के अंदर जो परसेंटेज है वो जस्ट अपोजिट है ना, कि ब्रसेल्स नाम की जो कैपिटल है उसके अंदर फ्रेंच बोलने वाले जो पीपल है वो कितने परसेंटेज है? बोलो, 80%, जबकि डच बोलने वाले जो कम्युनिटी वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 20%, राइट। तो ये मैप बहुत अच्छे से याद रखना है और यही मैप आपको एथनिक कंपोजिशन के बारे में समझाने वाला है।
क्लियर हो गया इतनी बात, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, राइट। सो दिस इज़ द मैप। अब देखो इंडिया में भी तो ऐसा है या नहीं है, मराठा बोलने वाले ज़्यादातर लोग कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, महाराष्ट्र में। गुजराती बोलने वाले ज़्यादातर लोग कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, गुजरात के अंदर। हाँ, ऑल ओवर द इंडिया तो है ही है, बट मेजर कंसंट्रेशन कहाँ पर है, एक पर्टिकुलर रीजन में। तो जब कम्युनिटीज एक पर्टिकुलर रीजन में रहती है तो वो चाहती है कि वहाँ पर उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, उनके पास अपनी खुद की गवर्नमेंट हो, क्योंकि अगर पूरे देश में एक ही गवर्नमेंट होगी तो वो तो कॉमन डिसीजन लेगी, हाँ या ना। अगर आपसे ये कहा जाए, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट अगर ये बोल दे कि देयर शुड बी ओनली वन लैंग्वेज इन इंडिया एंड दैट इज़ द हिंदी, और वही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तो क्या सभी राज्य उससे एग्री हो जाएंगे, क्या सभी रीजन उससे एग्री हो जाएंगे, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, क्या बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज देयर आर सो मेनी रीजन्स जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती और वो हिंदी समझते भी नहीं है, राइट। इसी तरीके से हर कम्युनिटी के अपने कल्चर होते हैं, अपने फेस्टिवल्स होते हैं, जिससे वो अलग नहीं होना चाहते अंडर अ कॉमन गवर्नमेंट। तो इन लोगों की यही मर्जी थी कि अगर हमारे ऊपर एक नेशनल गवर्नमेंट है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो नेशनल गवर्नमेंट रीजनल लेवल में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, राइट। रीजनल लेवल पर हमारे पास खुद की गवर्नमेंट होना चाहिए। क्या इंडिया में रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट है, हाँ या ना बताओ, है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, क्योंकि हर रीजन चाहता है कि उसके पास एक ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो जो एटलीस्ट उस पर्टिकुलर रीजनल लेवल के इश्यूज़ में जो है वो उनकी बात सुन सके, राइट। और नेशनल गवर्नमेंट का इंटरफेयर वो पर्टिकुलर रीजनल इश्यूज़ में नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर इंसान किसी न किसी कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ होता है, और अगर उसके ऊपर ज़बरदस्ती कोई और लैंग्वेज, रिलीजन या कल्चर इम्पोज कर दिया जाएगा तो वो क्या स्टार्ट हो जाएंगे, बोलो, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बात समझ में, तो ये मैक्सिमम ये जो वर्ल्ड का जो पार्टीशन हुआ है वो इसी कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते हुआ है, ठीक है। इवन पाकिस्तान के भी दो टुकड़े काय के लिए हुए, बांग्लादेश, क्योंकि ये लैंग्वेज इशू था। बांग्लादेश वाला जो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ पर बंगाली बोली जाती थी, जबकि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, उर्दू, है ना। लेकिन जो बंगाल बोलने वाले जो पीपल थे वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर फोर्सफुली उर्दू इम्पोज करी जाए, इसलिए वो भी एक अलग हो जाता है 1972 में, और एक नया कंट्री बनता है, डेट इज़ द बांग्लादेश। कुछ रीजन क्लियर हुआ। तो बस ऐसे ही इंडिया के अंदर भी सेम ऐसे ही स्टेट्स का फॉर्मेशन जो हुआ है ये अलग अलग लैंग्वेज होने के कारण या अलग अलग कल्चर होने के कारण हुआ है। हाँ, पूरी तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा जो पार्ट है, एक बेसिस है, उसमें एक बेसिस क्या है बोलो, एक क्राइटेरिया कौन सा है, एक लैंग्वेज भी क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, राइट। तो ये इथनिक कंपोजिशन हमको समझ में आना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, ये मैप के साथ याद रखना इथनिक कंपोजिशन। जिसको मैप याद हो जाएगा वो लिख भी पाएगा, जिसको मैप याद नहीं रहेगा वो लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी उनको, ठीक है। तो रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हमको समझ में आ गए। अब अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को सुधारना है तो पता है आपको कितने लेवल पर सुधारना पड़ेगा। सबसे पहला एक पूरी कंट्री के लेवल पर, क्योंकि कंट्री के लेवल पर इक्वलिटी चाहिए। दूसरा, कैपिटल में प्रॉब्लम पूरी अपोजिट है तो कैपिटल लेवल पे प्रॉब्लम को सुधारना पड़ेगा। तीसरा, रीजनल लेवल पर, क्योंकि हर रीजन में एक अलग तरह की लैंग्वेज कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये तीसरा रीजन हो गया। और चौथा कि ये जो डच स्पीकिंग पीपल है वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, और बहुत ज़्यादा पीछे रह गए तो उनको आगे लाने का काम भी करना पड़ेगा। और एक और चीज़, हमने जर्मनी लोगों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करी, जबकि वो भी माइनॉरिटी में, राइट। तो एक चौथे लेवल पर भी जो है वहाँ पर क्या होगा, रिफॉर्म लाया जाएगा। तो याद रखना कि हमको बेल्जियम का जो मॉडल है जो कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है वो 4 लेवल पे करता है, एक कंट्री के लेवल पर, एक कैपिटल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर और एक कम्युनिटी लेवल पर, ताकि सारी तरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं बेल्जियम का मॉडल, एंड दैट इज द बेल्जियम का मॉडल है यहाँ पर। ये देखो, अकोमोडेशन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। अकोमोडेशन का मतलब ही होता है सबको अपने अंदर समा लेना, सबको अपना लेना। जब हम सभी तरह की डाइवर्सिटी को अपना के चलते हैं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो ऑफकोर्स हर इंसान इक्वलिटी के साथ जीता है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उस कंट्री के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होते, टेंशन्स भी नहीं होते, ठीक है। तो बेल्जियम का जो मॉडल है उसका नाम क्या है, अकोमोडेशन। अब आपसे पूछते हैं कि अकोमोडेशन मॉडल जो लाया गया वो कब लाया गया। तो अकोमोडेशन मॉडल लाया गया बिटवीन 1970 एंड 1993। 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम के मॉडल को लाने के लिए कुछ प्रैक्टिस लाई गई, वो देखेंगे हम एक बार, राइट। तो ये ईयर याद रखना है, 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम के अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर सिस्टम लाने के लिए
जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज किया गया है ना, परमानेंट चेंज लाया गया। और कितने अमेंडमेंट किए गए बताओ मुझे? 4। ये भी याद रखना है कि 1970 और 1993 के बीच में 4 बार अमेंडमेंट हुआ है बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में। और ऑफकोर्स अगर 4 बार अमेंडमेंट हुआ है तो 4 तरह के सुधार लाए होंगे वो, ये से याद रख लेना आप, राइट। टू क्रिएट एन अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट क्रिएट करने के लिए कि हर तरह की कम्युनिटी एक साथ रह सके, वो भी हैप्पीली, है ना, हैप्पीली विद इन द सेम कंट्री। समझ में आ गई बात? सो बिटवीन 1970 एंड 1993 द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज amended 4 times so that there could be an arrangement such that all the communities can live together happily in the same country। आ गई बात समझ में? तो वो अब अमेंडमेंट हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला, इसीलिए आपकी जो हेडिंग है, आपकी 2 तरह की हेडिंग आ सकती है। पहली हेडिंग आ सकती है अकोमोडेशन मॉडल, और दूसरा आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल, है ना। तो आपको एक ही चीज़ है, अल्टीमेटली आपको बेल्जियम के मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। ये श्रीलंका का मैप गलती से नीचे खिसक ऊपर आ गया है ना। तो एलिमेंट्स की बात करें तो पहला जो एलिमेंट है वो कौन से लेवल पर लाया जाएगा पता है आपको? नेशनल लेवल पर, है ना। दूसरा, नेशनल लेवल पर अकेले लाने से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैपिटल में सिचुएशन जस्ट अपोजिट है। अगर आप कंट्री लेवल पर डच लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहोगे तो कैपिटल लेवल पर किसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? फ्रेंच कम्युनिटी को। इसलिए दूसरा जो आप एक और जो आपका अमेंडमेंट हुआ था दैट इज़ द कैपिटल लेवल, है ना। तो कैपिटल लेवल पर जो अमेंडमेंट हुआ था वो भी हमको यहाँ पर पढ़ना है। एक और अमेंडमेंट करना होगा दैट इज़ फॉर स्टेट। इसलिए स्टेट लेवल पर भी एक ऐसा अमेंडमेंट किया गया ताकि दोनों कम्युनिटीज़ एक साथ जो है हैप्पीली एक देश में भी रह सके, साथ साथ जिस रीजन में वो रहते हैं वहाँ पर अपनी रीजनल डाइवर्सिटी को थ्राइव भी कर सके, अपनी रीजनल डाइवर्सिटी को इंजॉय भी कर सके, अपने कल्चर अपने लैंग्वेज के साथ जी सके, और उनका लैंग्वेज के अंदर, उनके कल्चर के अंदर किसी और का इंटरफियर नहीं हो, है ना। और इक्वल रिप्रेजेंटेशन जब दोनों कम्युनिटी का होगा तो ये इंश्योर किया जाएगा कि दोनों के लिए भलाई की बात होगी, है ना, राइट। और एक और जो थर्ड लेवल पर होगा, राइट, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। दैट इज़ द कम्युनिटी लेवल, है ना। कम्युनिटी लेवल पर क्या अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है, एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। क्लियर हुआ? तो एक एक मॉडल समझते हैं। तो ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, अब जो देश की गवर्नमेंट होगी वहाँ पर क्या होगा? दोनों कम्युनिटीज़ का क्या होगा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। और दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है दोनों कम्युनिटी के मिनिस्टर गवर्नमेंट में कितने होंगे? 50-50 होंगे, मतलब बराबर होंगे। अगर 50 मिनिस्टर्स डच कम्युनिटी के हैं तो 50 मिनिस्टर्स किसके होंगे? फ्रेंच कम्युनिटी के भी होंगे। सो द डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, आप मिनिस्टर्स की बात भी कर सकते हो, आप रिप्रेजेंटेशन की बात भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर, तो ये कहा गया कि रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट होगी, क्योंकि रीजनल लेवल पर क्या है बोलो? डाइवर्सिटी है, और रीजनल लेवल पर कम्युनिटी अलग अलग एरियाज में सर्वाइव कर रही है। तो देयर शुड बी ए रीजनल गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होगी या जो रीजनल गवर्नमेंट होगी वो किसकी सबऑर्डिनेट नहीं होगी बोलो? सेंट्रल गवर्नमेंट की। कहने का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट के मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। इसी को बोलते हैं नॉट सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है असिस्टेंट होना, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट होना। और असिस्टेंट क्या करता है? जो बॉस कहता है वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं है, असिस्टेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो चाहे वो फैसला ले सकती है इन द रीजनल इंटरेस्ट, अपने स्टेट लेवल पर अपनी कम्युनिटी के लिए उनको जो पावर दी गई है उनमें वो अपना फैसला ले सकती है, उसमें नेशनल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। मीन्स द स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट बी द सबऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो पर्टिकुलर लाइन बोली है ये अगले चैप्टर में हर बार आपको याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट होना सफिशेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरा अगर हम बात करें, बेल्जियम के अंदर एक थर्ड लेवल पर भी गवर्नमेंट है जिसको थर्ड टीयर गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखेंगे, डेट इज कॉल्ड एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट ये कहती है कि जो जर्मनी रह गई थी उनको भी शामिल कर लो, और जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है कंट्री के अंदर, जैसे लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उन सब को एक अलग गवर्नमेंट सॉर्ट आउट करेगी, डेट इज कॉल्ड एज द कम्युनिटी गवर्नमेंट, राइट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी जिसके अंदर इलेक्टेड बाय पीपल, और इलेक्टेड बाय पीपल, और ये लाइन आपकी बुक में लिखी है वन लैंग्वेज कम्युनिटी। वन का मतलब यहाँ होता है हर एक, वन का मतलब होता है हर एक,
और हर एक मतलब बेल्जियम के अंदर कितनी लैंग्वेज कम्युनिटी है 3, तो तीनों का लैंग्वेज कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होंगे और तीनों लैंग्वेज की कम्युनिटी के लोग जो है वो क्या करेंगे बोलो, इनके मेंबर्स को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। तो वन से कंफ्यूज नहीं होना है कि वन का मतलब क्या, वन का मतलब होता है ईच। तो हर लैंग्वेज कम्युनिटी जो है थर्ड काइंड की जो गवर्नमेंट है, थर्ड टीयर गवर्नमेंट है जिसको हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा है, उसके मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। मतलब डच लोग भी इलेक्ट करेंगे, फ्रेंच लोग भी और जर्मनी भी। और ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखना, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये रूल करने के लिए नहीं है, इसका मेन पर्पस क्या है, लैंग्वेज कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड बनाई गई है। लैंग्वेज कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे राइट, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाएंगी। अब इस चीज़ को याद रखना कि इस गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर नहीं है बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन करने की पावर नहीं है। सीबीएसई ऐसे छोटे छोटे वर्ड देकर ही कंफ्यूज करता है और हम भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा क्या था। तो याद रखना कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास 3 तरह की पावर है, लैंग्वेज इश्यूज सोल्व करने के लिए, कल्चरल इश्यूज सोल्व करने के लिए और एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज सोल्व करने के लिए। बट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास नहीं है। राइट, लास्ट बात करते हैं एक और जगह जहां पर हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए था एंड दैट इज द ब्रसेल्स। ब्रसेल्स क्या है, कैपिटल है। तो ब्रसेल्स के अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा बोथ द कम्युनिटीज, डच कम्युनिटी का भी और फ्रेंच कम्युनिटी का भी। तो इस तरीके से ये 4 मॉडल याद रखना है। पहला याद रख लो आप सेंट्रल का, नेशनल लेवल पे दोनों कम्युनिटीज के इक्वल मिनिस्टर्स। दूसरा आप याद रखो रीजनल लेवल पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होगी एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड टीयर गवर्नमेंट हमेशा याद रखेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट, और कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज द स्पेशल पावर रिगार्डिंग द लैंग्वेज कल्चर एंड एजुकेशन। और लास्ट हो जाएगा आपका कैपिटल के अंदर, क्योंकि अगर कंट्री के लेवल पर डच कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो कैपिटल के लेवल पर फ्रेंच कम्युनिटी को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इक्वलिटी को लाने के लिए। क्लियर हुआ इतना, कोई कंफ्यूजन? तो दिस इज द पावर शेयरिंग मॉडल ऑफ द बेल्जियम, जिसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। राइट, एक एक शब्द को बहुत अच्छे से सुनना क्योंकि यही चीज़ें आपको एमसीक्यू में भी नजर आने वाली है। अगर नहीं यकीन आता तो आप पीवाईक्यू देख सकते हो। अब बेल्जियम का मॉडल सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, इसका कोई प्रूफ है क्या हमारे पास, या फिर सिर्फ हम किताबों में पढ़ रहे हैं? तो समझो बेल्जियम का मॉडल सक्सेसफुल रहा और इस बात का रियल लाइफ में प्रूफ है। देखो यहाँ पर आपकी बुक में एक बिल्डिंग दे रखी होगी राइट, जिसको कहा गया है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट या यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर। तो यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है या उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ब्रसेल्स के अंदर। ब्रसेल्स क्या है बोलो, कैपिटल है किसकी, बेल्जियम की। तो बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रसेल्स, उसके अंदर यूरोपियन यूनियन पूरे के पूरे यूरोप का जिसमें इतनी सारी कंट्रीज है उसका कॉमन हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अगर एक बात मुझे बताओ, एशिया का इतना बड़ा इतनी सारी कंट्रीज का कोई हेडक्वार्टर लोकेट करना है तो क्या ऐसी जगह लोकेट करेंगे क्या जहाँ बहुत ज़्यादा टेररिज्म हो या बहुत ज़्यादा दंगे होते हो? नहीं ना, ऐसी जगह लोकेट करेंगे ना जहाँ शांति हो। नहीं तो ये यूरोपियन पार्लियामेंट की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाएगी, इस पार्लियामेंट को बम धमाके से उड़ाया जा सकता है राइट। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट जो कहीं पर भी लोकेट हो सकता था, वो जर्मनी में लोकेट हो सकता था, वो इंग्लैंड में लोकेट हो सकता था, इतनी सारी यूरोपियन कंट्री है राइट, उनमें लोकेट हो सकता था। लेकिन सबसे शांत वाली जगह कौन सी चूज करी बोलो, ब्रसेल्स। इसका मतलब क्या है, बेल्जियम ने जो मॉडल अपनाया था क्या वो सक्सेसफुल रहा होगा? सक्सेसफुल रहा होगा तभी तो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट सेटअप हुआ है। अगर नहीं सक्सेसफुल रहा होता तो क्या वहाँ पे पार्लियामेंट सेटअप होता क्या? तो बताओ, बेल्जियम ने पावर शेयर करी, कैसे पावर शेयर करी? बाय अकोमोडेटिंग द रीजनल डाइवर्सिटी, बाय अकोमोडेटिंग द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अपनी लैंग्वेज और अपनी कल्चरल और अपनी जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको संभाल लिया, ना कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया। तो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल ऑफ द पावर शेयरिंग। अब दूसरी कंट्री के बारे में पढ़ना है, दैट इज द श्रीलंका। ऐसा ही एक कॉन्फ्लिक्ट जो है श्रीलंका में भी चलती है राइट। सो हम देखेंगे दैट इज़ द मैप ऑफ द श्रीलंका। ये श्रीलंका का मैप है। श्रीलंका का मैप अगर आप देखोगे तो आपको एक तो येलो पार्ट दिख रहा होगा, कुछ ब्राउन पार्ट दिख रहे होंगे और एक कुछ ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा होगा। अभी तो बुक में नाम भी दिया हुआ है, बाद में वो एग्जाम में पूछेंगे तो नाम भी नहीं देंगे राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, पहले आप समझेंगे कि यहाँ पर बेल्जियम, जैसे बेल्जियम के अंदर हमने इतनी कंपोजिशन पढ़ा था, वैसे ही पहले हमको श्रीलंका का इतनी कंपोजिशन पढ़ना पड़ेगा। जब एक बार हम उसको पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद में देखेंगे कि क्या उसका इतनी कंपोजिशन है और वो लोग कहाँ पर कंसंट्रेटेड है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर हो गया सबको राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द श्रीलंका
राइट। तो श्रीलंका के बारे में भी ज्योग्राफी तो हम सबको पता है। श्रीलंका क्या है बोलो, साउथ एशिया में कंट्री है जैसे इंडिया है, राइट। और क्या ये किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है, क्या पता मुझे, क्लास 9th में आप पढ़ चुके हो कि इंडिया से भी डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करती है। और जो कंट्री चारों तरफ से सी से सराउंडेड हो उसको हम कौन सी कंट्री बोलते हैं, आइलैंड कंट्री। तो श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, राइट। तो श्रीलंका कैसी कंट्री है बोलो, एक आइलैंड कंट्री है और इसका इंडिपेंडेंस ईयर इंडिया से 1 साल बाद है। तो इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली थी, तो श्रीलंका को 1 साल बाद, मतलब ईयर कौन सा याद रखोगे, 1948। ये ईयर याद रखना, कभी कभी असर्शन रीजन में आ जाता है, ठीक है। तो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 में फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब श्रीलंका के अंदर 2 तरह की कम्युनिटी है। कितनी तरह की कम्युनिटी है, 2 मेजर तरह की कम्युनिटी है। अगर हम उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो श्रीलंका की अगर हम बात कर से, इफ़ इट इज़ द श्रीलंका, तो श्रीलंका के अंदर मेनली 2 कम्युनिटी है और दोनों लैंग्विस्टिक कम्युनिटी है। एक कम्युनिटी वो है जिन्हें कहा जाता है सिन्हला कम्युनिटी, जो कौन सी लैंग्वेज बोलती है, सिन्हला लैंग्वेज बोलती है। एक कम्युनिटी वो है जो तमिल बोलती है। क्या बोलती है बोलो, तमिल बोलती है। आगे बात समझ में, सिन्हला जो कम्युनिटी है वो यहाँ पर मेजॉरिटी में है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसका परसेंटेज मेंशन किया है कि श्रीलंका के अंदर सिन्हला बोलने वाले लोग कितने थे, 74%, जबकि तमिल बोलने वाले लोग कितने थे, सिर्फ और सिर्फ 18%, और रिमेनिंग 8% जो है वो दूसरी कम्युनिटी है यहाँ पर, राइट। तो सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी आर 74% मेजॉरिटी, तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो 18% माइनॉरिटी। और तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो 2 तरह के लोग थे, 2 लैंग्वेज, मतलब सिन्हला बोलने वाले लोग कौन थे, कौन से रिलीजन के लोग थे, ऐसे लोग जो कि बुद्धिस्ट थे, मतलब कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट, वो सिन्हला बोलते थे, राइट। तमिल की बात करें जो 18% पीपल है वो 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोग इनमें से हिंदूज है जबकि कुछ लोग इनमें से क्या है, मुस्लिम्स है। तो रिलीजन वाइज भी हमको समझ में आ गया कि सिन्हला बोलने वाले लोग कौन है, बुद्धिस्ट है, राइट। जबकि 18% जो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी है उसमें 2 तरह की कम्युनिटीज़ है, अगेन रिलीजन वाइज, डेट इज़ द हिंदूज और मुस्लिम्स, राइट। और तमिल को अगर मैं फिर से क्लासीफाई करूँ कि तमिल भी कितने प्रकार के है ना, रिलीजन वाइज समझ में आ गया, लेकिन टाइप वाइज भी समझना है। तो तमिल भी 2 तरह के बेटा, एक वो तमिल जिनको हम क्या बोलते हैं, श्रीलंकन तमिल्स, क्या बोलेंगे हम उनको, श्रीलंकन तमिल्स। तो ऐसे तमिल्स जिनकी पहले की 5, 6 या फिर उससे भी ज़्यादा जनरेशन श्रीलंका में ही जन्म लिया है उन्होंने, तो उनको हम बोलेंगे श्रीलंकन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स कौन है, वहाँ के नेटिव तमिल्स, नेटिव मतलब वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो हमेशा जिनकी सारी जनरेशन कहाँ पर रही है बोलो, श्रीलंका में ही रही है। बट कुछ तमिल्स ऐसे भी थे जिन्हें क्या कहा गया बोलो, इंडियन तमिल्स। क्या कहा गया बोलो, इंडियन तमिल्स। अब ये इंडियन तमिल वहाँ पर कैसे पहुँचे, है ना, इंडियन तमिल्स को तो तमिलनाडु साइड रहना चाहिए था, लेकिन इंडियन तमिल श्रीलंका में कैसे पहुँचे। तो देखो, जब कॉलोनियल रूल था तो कॉमन गवर्नमेंट थी श्रीलंका में भी और इंडिया में भी, तो तमिल रीजन में से बहुत सारे लोगों को, है ना, क्या कर दिया गया, एज ए प्लांटेशन वर्कर कहाँ पर भेज दिया, श्रीलंका में, राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो वहीं पर सेटल हो गए और आज़ादी के मिलने के बाद में इंडिया अलग हो गया, इधर श्रीलंका अलग कंट्री बन गया था, राइट। तो श्रीलंका से इंडिया से जाने वाले वो लोग जो श्रीलंका में सेटल हो गए थे एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, उन्हें क्या कहा गया, इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स अगर हम आज कहते हैं कि श्रीलंका में इंडियन तमिल्स है, तो इंडियन तमिल्स कौन है, जिनके 4 फादर का मतलब होता है जिनके दादा परदादा, जिनके 4 फादर्स कहाँ पर गए थे बोलो, वेंट टू श्रीलंका, जो श्रीलंका गए थे एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। जो ब्रिटिश पीरियड में प्लांटेशन वर्कर के रूप में जिनके पूर्वज इंडिया से श्रीलंका गए थे उनको इंडियन तमिल्स कहा गया। समझ में आ गया। तो ये पूरा इथनिक कंपोजिशन है। इस तरीके से भी याद करना चाहिए, इस तरीके से याद कर लो, क्योंकि याद करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, याद करने के लिए इमेज की जरूरत होती है। और इमेज बनाओगे तो याद रहेगा, इमेज नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे और सब कुछ मिक्स हो जाएगा, राइट। सो हमने क्या देखा कि श्रीलंका के अंदर 2 तरह की लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, एक है सिन्हला स्पीकिंग कम्युनिटी और एक है तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी। 74% पीपल यहाँ पर सिन्हला बोलते हैं जो मेजोरिटी में है। तमिल बोलने वाले लोग जो है वो 18% है जो कि माइनॉरिटी में। सिन्हला बोलने वाले तो ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट पीपल है जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। 18% पीपल स्पीक हियर हिंदूज एंड मुस्लिम्स।
Right now the Tamil again of two types. First kind of Tamils are the Sri Lankan Tamils who are the native Tamils, and there is another kind of Tamils that is the Indian Tamils. और Indian Tamils जो होते हैं वो क्या है, ऐसे लोग जिनके पूर्वज, जिनके फोर फादर, जिनके दादा परदादा इंडिया से श्रीलंका गए थे एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। राइट, समझ में आ गया सब कुछ। और ये दोनों परसेंटेज याद रखना, इसलिए मैंने आपको ये लिखाया है। कोई भी चीज़ अगर मैंने लिखी है तो ऐसे हवा में नहीं लिखी, आपको परसेंटेज याद रखना है। अब मेजोरिटी में कौन है बताओ यहाँ पर? अगर लैंग्वेज वाइज बात करें तो सिन्हला, और रिलीजन वाइज बात करें तो बुद्धिस्ट। अब जो मेजोरिटी में थे तो ऑफकोर्स उनकी संख्या ज़्यादा है ना। अब उनकी संख्या ज़्यादा है तो उनकी रिप्रेजेंटेटिव भी ज़्यादा होंगे जब पहली बार इलेक्शन होंगे, जब पहली बार गवर्नमेंट बनेगी। आगे बात समझ में? तो पहली बार जब गवर्नमेंट बनी थी श्रीलंका में, अंदर डेमोक्रेसी वहाँ पर आई थी, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर बना था, सबको वोटिंग राइट्स मिले थे, सबको इलेक्शन में अधिकार मिला था। अब ऑफकोर्स जिसके परसेंटेज ज़्यादा होंगे उनके रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट में ज़्यादा होंगे। आगे बात समझ में? तो बस ऐसा ही हुआ। श्रीलंका में डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड गवर्नमेंट हुई, लेकिन उस गवर्नमेंट में किसका डोमिनेशन ज़्यादा था, किसका परसेंटेज ज़्यादा था? ऐसे रिप्रेजेंटेटिव का जो ज़्यादातर सिन्हला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। धीरे धीरे उस गवर्नमेंट में डोमिनेशन सिन्हला का बढ़ने लगा और उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए जिससे कि सिन्हला कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई, लेकिन धीरे धीरे तमिल कम्युनिटी जो है इनसे इनके अधिकार भी छीन लिए गए। आगे बात समझ में? तो पहले हमने पढ़ा इनका परसेंटेज, और अब बात करें, पहले हम पढ़ेंगे इनका एथनिक कंपोजिशन और उसके बाद में बात करेंगे इनका मेजोरिटेरियन मॉडल। क्लियर हुआ इतना? जो हमने अभी पढ़ा इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। श्रीलंका कैसी कंट्री? एक आइलैंड कंट्री है। 74% पीपल यहाँ पर क्या बोलते हैं? सिन्हला। 18% क्या बोलते हैं? तमिल। और 8% को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सिन्हला स्पीकिंग पीपल कौन से? मोस्टली बुद्धिस्ट, बट तमिल्स कैसे हैं? हिंदूज भी है और मुस्लिम्स भी है। अगर तमिल्स की बात करें तो यहाँ पर दो सब ग्रुप है, नेटिव श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। राइट, तो ये भी हो गया। अब श्रीलंकन तमिल्स कहाँ पर है, ये कभी कभी पूछ रहे थे। तो अभी जो मैंने आपको मैप बताया था ना कि श्रीलंकन तमिल्स कौन से रीजन में कंसंट्रेटेड है, तो ये आपको जो ऑरेंज रीजन दिख रहा है, दिस ऑरेंज रीजन, ये जो दिख रहा है, ये क्या है? कंट्री का नॉर्दर्न पार्ट है या नहीं है? क्या ये कंट्री का ईस्टर्न पार्ट है या नहीं है? तो इस नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को अगर हम कहें तो मेनली ये श्रीलंकन तमिल्स यहाँ पर ज़्यादातर कंसंट्रेटेड होकर रहते थे। मतलब एक तरीके से तमिल रीजन था जहाँ पे श्रीलंका के श्रीलंकन तमिल्स रहते थे। राइट, तो अब हमको यही देखना है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को बाद में कुछ कहा जाएगा। राइट, तो देखो मैं समझाई देता हूँ आपको, समझो कि जब श्रीलंका में गवर्नमेंट बनी, राइट, और जहाँ पे सिन्हला कम्युनिटी डोमिनेट करने लगी और इनको इनकी आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, इनको कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो इनकी फाइनल डिमांड थी। क्या फाइनल डिमांड थी? कि अगर आप हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, हमको हमारा अधिकार नहीं दे सकते, तो कम से कम जिस रीजन में हम कंसंट्रेटेड है वहाँ पर हमको हमारी एक क्या दे दो, बोलो, एक रीजनल गवर्नमेंट दे दो। और ऐसी रीजनल गवर्नमेंट जो कैसी हो, बोलो, इंडिपेंडेंट हो, ऑटोनॉमस हो, ताकि कम से कम हम हमारा डिसीजन खुद से ले सके, है ना। और इसे ही उन्हें कहा गया क्या? तमिल एलम। ऐसे ही स्टेट को क्या कहा गया, बोलो? तमिल एलम। मतलब इन्होंने एक तमिल स्टेट की डिमांड करी ताकि एटलीस्ट उस तमिल स्टेट के अंदर उनकी खुद की गवर्नमेंट हो और वो अपने खुद के फैसले ले सके। आ गई बात समझ में? अगर खुद के फैसले ले पाएंगे तो उनका कल्चर भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, उनकी लैंग्वेज भी प्रोटेक्ट हो जाएगी और उनको किसी के अंदर अपने लैंग्वेज, अपनी कल्चर आइडेंटिटी को खोना नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ इतना? राइट, सो यही इनकी डिमांड भी रहेगी। अब एक बार फटाफट देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। सो इतनी कंपोजिशन हमने देख लिया श्रीलंका का, राइट। और अभी हमने जैसा कहा कि श्रीलंकन तमिल्स कहाँ पर कंसंट्रेटेड थे? श्रीलंकन तमिल्स जो कंसंट्रेटेड थे कौन से पार्ट में थे? नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में थे। और ऐसे लोग जिनके फोर फादर्स, जिनके पूर्वज इंडिया से श्रीलंका गए थे एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, उन्हें क्या कहा गया है? इंडियन तमिल्स। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, राइट। अब बात करते हैं श्रीलंका का मॉडल। तो श्रीलंका का मॉडल को क्या नाम दिया गया है, बताओ मुझे? मेजोरिटेरियनिज्म। क्या कहा गया है? मेजोरिटेरियनिज्म। जबकि बेल्जियम के मॉडल को क्या कहा गया है? अकोमोडेशन। आगे बात समझ में? अब मैं यहाँ पर आज जो एक लाइन बोल रहा हूँ वो आपको आखिरी तक याद रखना है, राइट। और एग्जाम्पल भी याद रखोगे तो आपको मेजोरिटेरियनिज्म समझ में आ जाएगा। सपोज करो अभी मैं एज ए टीचर या एज ए गेम्स टीचर आपके सामने है, आपके स्कूल के अंदर, और आपसे पूछते हैं कि बेटा आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो हम क्रिकेट खेलेंगे या हम वॉलीबॉल खेलेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो क्रिकेट खेलेंगे और कुछ बच्चे ऐसे जिनका इंटरेस्ट वॉलीबॉल में जा रहा है तो वो वॉलीबॉल के लिए फेवर करेंगे। आगे बात समझ में? अब सर को एक डिसीजन लेना है तो सर क्या बोलेंगे? हैंड रेस करो।
है ना। हैंड रेज करने की बात करेंगे तो जिस गेम में ज़्यादा वोट होंगे या जिस गेम की तरफ ज़्यादा हैंड रेज होंगे, क्या वही गेम खेला जाएगा, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं हम, मेजोरिटी रूल, रूल ऑफ मेजोरिटी। तो एक होता है रूल ऑफ मेजोरिटी। तो क्या रूल ऑफ मेजोरिटी अच्छा है या नहीं है, बताओ मुझे। रूल ऑफ मेजोरिटी या मेजोरिटी रूल जिसमें मेजोरिटी अपना डिसीजन ले रही है, क्या है, बेटर है, क्योंकि इसमें मेजोरिटी अपना सपोर्ट कर रही है। गुड और बैड, अगर आपको वॉलीबॉल ले जाते हैं बिकॉज मेजोरिटी ने सपोर्ट किया आज वॉलीबॉल ही खेलेंगे, तो उसमें कुछ गलत है क्या, क्योंकि लगभग 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो वॉलीबॉल खेलना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स सर एक ही सर है और एक ही गेम एक साथ खेला जा सकता है, तो वॉलीबॉल खेलने गए। एक बात मुझे बताओ, जब सर ने आपसे ये 2 ऑप्शन रखे थे तो क्या आपसे ये आपके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया था क्या, कि गर्ल्स वॉलीबॉल खेलने जाएगी और बॉयज़ क्रिकेट, ऐसा कुछ कहा था क्या? आपको लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया गया था क्या आपको रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया था क्या? नहीं, आपसे सिंपल पूछा कि आप सभी लोग हो, राइट, आपका लैंग्वेज, कल्चर, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस अपना वोट बताओ। आगे बात समझ में? तो ये बेटर है रूल ऑफ मेजोरिटी, जहाँ पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, सभी लोगों ने मिलकर जो कहा वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक सेकेंड कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, दैट इज द रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। अब अगर सर ये कह दे कि बॉयज़ जो कहेंगे, क्योंकि बॉयज़ इस क्लास में ज़्यादा है, सपोज करो 30 स्टूडेंट्स की क्लास है और 20 उसमें से बॉयज़ है और 10 क्या है उसमें से गर्ल्स। सर अब अगर आप आकर ये कहें कि क्योंकि इस क्लास में बॉयज़ ज़्यादा है और बॉयज़ जो कहेंगे हम वो गेम खेलेंगे, तो बताओ क्या ये मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि मेजोरिटी कम्युनिटी कौन सी थी? बॉयज़ की। तो जब जेंडर के बेसिस पर ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन हो चुका, जेंडर के बेसिस पर ये डिसाइड हुआ, एक कम्युनिटी के बेसिस पर डिसाइड हुआ कि वो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी क्या चाहती है, दैट इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। और रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी का मतलब ही क्या होता है? मेजोरिटेरियनिज्म। समझ में आ गया बात? तो मेजोरिटेरियनिज्म को किससे मिसअंडरस्टूड नहीं करना है? रूल ऑफ मेजोरिटी से। रूल ऑफ मेजोरिटी अच्छा कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ मेजोरिटी ही चलता है, राइट। लेकिन रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी नहीं चलना चाहिए, जहाँ पे ये कहा जाए कि जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा उसी का रूल होगा और उसी की बात मानी जाएगी। तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म आया, मतलब रूल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी आया। और मेजोरिटी कम्युनिटी कौन सी थी? सिन्हला। क्योंकि सिन्हला यहाँ पे मेजोरिटी कम्युनिटी थी, तो डेमोक्रेसी में वो डिसीजन लिए जाने लगे जो मेजोरिटी कम्युनिटी के फेवर में थे, और मेजोरिटी कम्युनिटी मतलब सिन्हला कम्युनिटी के फेवर में थे। समझ में आ गया? तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, सिन्हला के फेवर में चीज़ें बढ़ती चली गई और तमिल लोगों के अगेंस्ट जो है एक राजनीति तैयार हो गई और तमिल लोगों को अपने ही देश में क्या कर दिया, पराया कर दिया गया। और इसी कारण दोनों कम्युनिटी में वॉर चलते रहते। और वो सोच के देखो, 1948 में आज़ाद हुआ था श्रीलंका, इंडिया के बराबर बोल सकते हैं। 2009 तक वहाँ पे सिविल वॉर चलते रहे। सिविल वॉर समझते हो, जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज आपस में लड़ रही है इतने सालों तक। अगर इतने सालों तक कम्युनिटीज कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, सिविल वॉर में इंगेज है, तो क्या उस कंट्री का हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसी कंट्री का डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता जहाँ पर सिविल वॉर चलते हो या फिर कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते हो। ठीक है, तो श्रीलंका का मॉडल अच्छा है, बेल्जियम का, राइट, क्योंकि वो कंट्री के लिए बेल्जियम का मॉडल अच्छा होता है क्योंकि वो वहाँ पे शांति है और डेवलपमेंट है। तो देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म क्या है। देखो, श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? 1948 में। लेकिन जो गवर्नमेंट बनी उसमें कौन सी कम्युनिटी डोमिनेट करने लगी बोलो? है ना, सिन्हला, क्योंकि ये क्या थी बोलो? मेजोरिटी में थी। धीरे धीरे देखो यहाँ पे एक लाइन मैंने बहुत अच्छे से बोल्ड करी, दैट इज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मतलब वोटिंग राइट सबको मिले, वोट सबने दिए, लेकिन जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, क्योंकि उसके अंदर डोमिनेशन किसका था? सिन्हला कम्युनिटी के ज़्यादा मेंबर्स थे। तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसे स्टेप्स ली जिनको हम क्या बोल सकते हैं बोलो? मेजोरिटेरियन स्टेप्स। और मेजोरिटेरियन स्टेप्स धीरे 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 किसकी सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश कर देती बोलो? सिन्हला की। अब अगर आपको सिन्हला की सुप्रीमेसी के बारे में जानना है तो आपको इस एक्ट को याद रखना पड़ेगा, द श्रीलंकन एक्ट ऑफ 1956। ये एक्ट का ईयर के साथ याद रखना। जैसे ही 1956 एक्ट आए लिखने लग जाना, क्योंकि यही 1956 का एक्ट है जो श्रीलंका में क्या लाने का काम करता है बोलो? मेजोरिटेरियनिज्म। इस मेजोरिटेरियनिज्म ने क्या कहा, श्रीलंकन मॉडल ने क्या कहा? पहली बात, पहला पॉइंट क्या लिखा है? श्रीलंका में सिर्फ एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और उसका नाम क्या है? सिन्हला। सिन्हला वाज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब अगर एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तो बाकी सबको भी वही मानना पड़ेगी। जितनी भी एग्जाम होगी, जितने भी गवर्नमेंट सर्कुलर्स आएंगे, सिर्फ सिन्हला में आएंगे। अब आपको समझ में आती है सिन्हला तो अच्छी बात है, लेकिन तमिल लोगों को अगर नहीं समझ में आती तो वो उनकी प्रॉब्लम है।
अब गवर्नमेंट एग्जाम होगी तो काय में होगी? सिन्हला में। तो बताओ मुझे, क्या गवर्नमेंट जॉब्स में जाना आसान होगा तमिल लोगों के लिए? नहीं। तो सिन्हला वाज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। और अगर सपोज करो कि एक पर्टिकुलर जॉब है या पर्टिकुलर कोई कॉलेज में कोई एजुकेशन सीट या स्कूल में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, राइट, तो पहली बात तो सिन्हला लैंग्वेज पढ़ के इंसान जा रहा है। सेकेंड चीज़, अगर फेवर करना रहा, सपोज करो कि एक सीट है, दो लोग हैं, एक सिन्हला और एक तमिल है, भले ही तमिल ज़्यादा कैपेबल है और सिन्हला लेस कैपेबल है, लेस एजुकेटेड है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी देने की बात आएगी तो हमेशा किसको दी जाएगी? बोलो, सिन्हला को, है ना, क्योंकि सिन्हला को ही यहाँ पे क्या बोल रही है? बोलो, प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये कहा गया दैट सिन्हला एप्लीकेंट्स वर गिवन प्रेफरेंसेस इन यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। समझ में आ गई बात कि अगर दो कैंडिडेट है तो हमेशा कौन से कैंडिडेट को फेवर किया जाएगा? सिन्हला एप्लीकेंट्स को ही फेवर किया जाएगा, चाहे वो किसी स्कूल की पोजीशन हो, कोई कॉलेज की पोजीशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो। क्लियर हुआ? तो क्या ये खुला डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं ये लैंग्वेज के नाम पर, राइट। और तीसरा कहा गया कि जो कंट्री है, स्टेट मतलब कंट्री, सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगी और उसका नाम क्या है? तो एक ही रिलीजन के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, एक ही रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा और वही वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन होगा, डेट इज द बुद्धिज्म, राइट। तो क्या क्लियर कट 1956 के एक्ट के आने के बाद में प्रॉब्लम अराइज होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिटी को डोमिनेट कर दिया गया, एक कम्युनिटी की सुप्रीमेसी डिक्लेयर हो गई, जबकि एक कम्युनिटी पूरी तरीके से उसको ना तो राइट मिले, है ना, और ना ही उनको अपने देश में अधिकार मिला, कुछ भी नहीं मिला, राइट। तो ये 1956 के एक्ट तीन चीज़ याद रखना। पहला क्या है? सिन्हला वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? सिर्फ और सिर्फ स्टेट सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलीजन को प्रोटेक्ट और फोस्टर करेगा, मतलब प्रमोट करेगा, डेट इज द बुद्धिज्म। एंड ओनली विच एप्लीकेंट्स वर गिवन प्रेफरेंसेस? ओनली सिन्हला एप्लीकेंट्स वर गिवन द प्रेफरेंसेस इन द जॉब्स एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब अच्छा बताओ, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? ये श्रीलंका का मॉडल है, अच्छा रिजल्ट रहेगा क्या इसका? नहीं। इसका रिजल्ट याद रखना, और ये कभी कभी रिजल्ट पूछ लेते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। तो अपने ही देश में कौन पराया होगा? तमिल। तो तमिल स्टार्टेड टू फील एलियनेटेड। एलियनेटेड मतलब वो एलियन हो गए, एलियन मतलब वो एलियन नहीं बन गए, एलियन का मतलब होता है पराया हो जाना, अलग हो जाना, राइट। और द रिलेशन बिटवीन द सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज स्टैंड ओवर द टाइम। और धीरे धीरे इतने रिलेशंस खराब हो गए कि वहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया? बोलो, सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर वो नहीं होता जिसमें दो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। सिविल वॉर वो होता है जब एक ही कंट्रीज की कम्युनिटीज आपस में लड़ रही है। सो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द श्रीलंकन मॉडल ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। अब यहाँ पे जब इतनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो ही गई है तो यहाँ पर क्या होगा बताओ मुझे? तमिल लोग फाइनली कुछ तो आकर कहेंगे, जब इतनी प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है तो कुछ छोटी छोटी डिमांड तो उनकी होगी, तो कम से कम हमारी छोटी ही डिमांड पूरी कर दो। सो व्हाट वाज द डिमांड ऑफ तमिल? तमिल लोगों की डिमांड क्या है कि अगर आप हमको पूरी कंट्री में पावर नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जिस रीजन में हम रहते वहाँ पर हमारे पास क्या होनी चाहिए? ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो, हमारा एक ऑटोनॉमस रीजन हो जहाँ पर हम अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके और उसके साथ जी सके। तो याद रखना, पहला मैं आपको बता देता हूँ ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो तमिल लोगों ने क्या डिमांड करी? दे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस रीजन। और उस इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस रीजन की डायरेक्शन क्या थी पता है आपको? नॉर्थ ईस्ट। ये कभी कभी नॉर्थ ईस्ट भी पूछ लेते हैं। तो दे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? बोलो, तमिल-एलम। तो तमिल-एलम क्या है? स्टेट है जो तमिल लोगों ने डिमांड किया। कौन से पार्ट में? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। ये मेजर डिमांड थी। लेकिन क्वेश्चन कितने मार्क में आने वाला है? 3 मार्क में। तो अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तो अब मुझे बताओ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम 1956 का एक्ट है। अगर हमको 1956 के एक्ट के आने के बाद में तमिल लोगों की डिमांड क्या रही होगी कि अगर सिन्हला ऑफिशियल लैंग्वेज है तो तमिल भी क्या होनी चाहिए? ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उससे हम समझ सकते हैं दैट तमिल शुड ऑल्सो भी रिकॉग्नाइज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। और अगर सिन्हला एप्लीकेंट्स को फेवर किया जा सकता है तो क्या तमिल लोगों को फेवर नहीं किया जा सकता है? क्या इक्वलिटी नहीं मांगनी चाहिए? तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? तमिल एप्लीकेंट्स शुड ऑल्सो बी गिवन इक्वलिटी इन एजुकेशन एंड जॉब्स। मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस फॉर द 3 मार्क्स। आजकल ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि ये बुक में नहीं है, और जो चीज़ बुक में डायरेक्ट नहीं है उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बोलो, बहुत ज़्यादा है। तो तमिल को भी क्या सबसे पहला इन्होंने क्या मांगा? सेपरेट तमिल स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिनका नाम दिया है इसने तमिल-एलम। सेकेंड, इन्होंने बोला कि तमिल भी ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए, जैसे इंडिया में है या नहीं है? हिंदी ऑफिशियल है तो इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट, तमिल एप्लीकेंट्स को भी क्या मिलनी चाहिए?
इक्वलिटी मिलनी चाहिए जॉब्स एंड एजुकेशन में। क्लियर हो गया? तो कैसे याद रखोगे? 1956 के एक्ट को रिवर्स कर दो, राइट, और एक नया पॉइंट ऐड कर दो, दैट इज अबाउट द सेपरेट ऑटोनॉमस रीजन दैट इज कॉल्ड एज द तमिलेलम। लेकिन तमिल लोगों की ये डिमांड एक्सेप्ट करी क्या? नहीं करी। बट द डिमांड्स ऑफ द तमिल वर कंटिन्यूसली नेग्लेक्टेड बाय द सिन्हला गवर्नमेंट, जिसके कारण दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाते हैं और जिसका फाइनल जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? सिविल वॉर चलते हैं। और ये सिविल वॉर कोई 1-2 दिन के लिए नहीं चलते, 2009 तक चलते हैं, राइट। सो 2009 तक अगर सिविल वॉर चल रहे, इतने सालों से अगर कम्युनिटीज़ एक दूसरे का कत्ल कर रही है, एक दूसरे को मार रही है, परेशान हो रहे हैं, तो दोनों को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए थी, राइट। सो सिविल वॉर स्टार्ट हो गए और दोनों कम्युनिटीज़ में आज अगर क्लेशेस चल रहे हैं तो उस कंट्री का उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो सकता जितना होना चाहिए था। तो ये कंट्री की अराजकता है। दोनों मॉडल क्लियर है? तो इन दोनों मॉडल को अब आपको समझना है, राइट, कि कौन सा मॉडल अच्छा है और क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है। तो बताओ मुझे, पावर शेयरिंग जरूरी है या नहीं है? ताकि क्या रिड्यूस किए जा सके, बोलो? सिविल वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशंस, क्या इंश्योर की जा सके? इक्वलिटी को इंश्योर किया जा सके, राइट। क्या इंश्योर किया जाए? कंट्री का डेवलपमेंट इंश्योर किया जाए। इसलिए अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, दैट इज द व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? तो पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, उससे हमको कारण बताने हैं और कारण हमको 2 तरह के बताने हैं, है ना। आगे बात समझ में, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि बेटा झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, तो एक तो मोरल वैल्यूज़ है के साथ झूठ बोलना गलत बात है। दूसरी बात, पापा मारेंगे, है ना, और पापा जो मारेंगे वो सहन नहीं हो पाएगा, राइट। तो एक पापा वाला रीज़न और एक मोरल रीज़न। तो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? तो एक तो मोरल रीज़न हो गया, है ना, और दूसरा कौन सा रीज़न हो गया? खतरनाक वाला रीज़न कि थप्पड़ पड़ेगा, राइट, डेट। और ये जो थप्पड़ पड़ने वाले रीज़न है, इन्हीं को हमने क्या कहा? प्रूडेंशियल रीज़न। तो प्रूडेंशियल रीज़न वो है जहाँ पर हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को बताते हैं कि अगर पावर शेयर नहीं हुई तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हो जाओ, राइट। और मोरल रीजंस मतलब जस्ट हम सजेशन दे रहे हैं कि पावर शेयर करना चाहिए। दोनों में समझ में आ गया, राइट। तो ये चीज़ याद रखनी है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। और ये भी क्वेश्चन आजकल आ रहा है, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, बताओ इनमें से कौन सा प्रूडेंशियल और इसमें से कौन सा मोरल है। आपको बुक में और डिटेल में मिल जाएगा यहाँ पर, बट अभी फिलहाल मोरल रीज़न देख लेते हैं। और याद रखेंगे पावर इसलिए शेयर करना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, क्या? पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी की जान है, राइट, डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, इसलिए पावर शेयर करना चाहिए। पावर शेयर इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी गवर्नमेंट होती है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है पीपल्स गवर्नमेंट। किसकी गवर्नमेंट होती है, बोलो? पीपल्स गवर्नमेंट। और अगर लोगों की गवर्नमेंट है तो ऑफकोर्स लोगों के साथ पावर तो शेयर होना ही चाहिए। सो लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहाँ पे सिटीजन्स भी जो करते हैं उनके साथ, सिटीजन्स के साथ भी पावर शेयर होती है और सिटीजन्स भी अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं इन द सिस्टम। इसलिए पावर शेयर लोगों के साथ करना भी जरूरी है। तो ये हमने मोरल रीज़न बताया, इसके पीछे कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं बताए। लेकिन प्रूडेंशियल रीज़न में हम बताएंगे कि पावर शेयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पर क्या आ जाएंगे, बोलो? कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज़ और धीरे धीरे देश में वायलेंस और सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, जब सिविल वॉर अगर चल रहे होंगे तो क्या देश में स्टेबिलिटी रहेगी क्या? नहीं। तो है ना, तो देश में या तो आप ये बोल दो कि कंट्री में क्या आ जाएगी, बोलो? इनस्टेबिलिटी, या फिर इसको पॉजिटिवली बोल दो, टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री या टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर वी नीड व्हाट? पावर शेयरिंग। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं और आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। समझ में आया, राइट। सो प्रूडेंशियल रीज़न अलग से है, आपकी बुक में पूरा पैराग्राफ प्रूडेंशियल रीज़न के लिए लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ पूरा मोरल रीज़न के लिए लिखा हुआ है। बस यहाँ पर एक वर्ड समझ में नहीं आता, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? द गवर्नमेंट ऑफ पीपल। सो पीपल्स गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट लोगों की तो ऑफकोर्स पावर भी लोगों के पास होनी चाहिए जहाँ पे सिटीजन्स अपनी बात कह सके, सिटीजन्स अपना पार्टिसिपेशन दिखा सके, क्योंकि अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट लोगों की है, राइट। क्लियर हुआ? और प्रूडेंशियल रीज़न हमने समझ ही लिया कि अगर नहीं हुआ तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रेडी हो जाओ। लास्ट टॉपिक दैट इज द फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, राइट। तो पावर शेयरिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट बना देना। पावर शेयरिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट। तो एक बार देख लेते कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, फिर इनको हम कभी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला पावर शेयरिंग होती है पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है क्या? जुडिशरी। जब गवर्नमेंट अपनी पावर अलग अलग ऑर्गन्स के साथ पावर शेयर करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, है ना। क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग।
So one kind of power sharing is the horizontal power sharing in which the government share the power among different organs. और organ कौन कौन से? Legislature, executive and judiciary, right? और अगर हम बात करते हैं अलग अलग level of government, when the power is shared among different levels of government, तो ऐसी government को हम क्या बोलते हैं? ऐसी power sharing को हम क्या बोलते हैं? Vertical power sharing, मतलब अलग अलग level की government के साथ power share करिए। पहले level पर कौन सी आएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरे लेवल पर क्या आएगी? स्टेट गवर्नमेंट। तीसरे लेवल पर हो सकती है तो लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, क्योंकि इंडिया में है, बाकी सब कंट्री में नहीं है। तो जब अगर अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर हो रही है तो वर्टिकल पावर शेयरिंग, अगर सेम लेवल पर पावर शेयर हो रही हो तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। यहाँ पे ऑर्गन्स की बात होती है और यहाँ पर लेवल्स की बात होती है। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करना सफिशिएंट नहीं है। पावर डेमोक्रेसी में और भी लोगों के साथ पावर शेयर होती है, जैसे कि बात करी गई है किसके बारे में? प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स के साथ भी पावर शेयर की जाती है। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, जैसे मीडिया हो गया, एनजीओज हो गए, फार्मर्स यूनियन हो गया। तो ये सब क्या हो गए? प्रेशर ग्रुप्स। क्या मीडिया के पास पावर है या नहीं है सवाल उठाने के? यस और नो है। फार्मर्स यूनियन क्या प्रोटेस्ट करते या नहीं करते? स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट करते या नहीं करते? तो ये सब प्रेशर ग्रुप्स है, राइट। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो सोशल ग्रुप्स भी हमने देख लिए, जैसे कि बेल्जियम के अंदर डच कम्युनिटी के साथ पावर शेयर करी गई, फ्रेंच कम्युनिटी के साथ पावर शेयर करी गई, और एक स्पेशल कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। यू कैन मेंशन द एग्जांपल ऑफ द कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो सोशल ग्रुप का अगर आपको एग्जांपल देना है तो आप कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जांपल देख सकते हो, राइट, जो बेल्जियम में बनाई थी। इसको डिटेल में हम फिर पढ़ेंगे कभी, या इसके नोट्स में शेयर कर दूंगा आपके साथ, राइट। नेक्स्ट वन इज द पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पावर जो है सिर्फ सरकारों के साथ नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी पावर शेयर होती है। जैसे आपको पता है कि अगर एक गवर्नमेंट के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो वो दूसरी गवर्नमेंट के साथ एक पार्टी के पास अगर मेजोरिटी नहीं तो दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर सरकार बनाती है, और ऐसी गवर्नमेंट क्या कहलाती है बोलो? कोलिशन गवर्नमेंट, राइट। तो अगर एक गवर्नमेंट के पास फुल मेजोरिटी नहीं है तो वो दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर सरकार बनाती है और पावर शेयर करती है उन पार्टीज़ के साथ भी, तो उनको हम क्या बोलते हैं बोलो? कोलिशन गवर्नमेंट। एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, इंडिया के अंदर जो लास्ट इलेक्शन है, अब आपको पता है इंडिया की बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको, इंडिया। तो इंडिया में लोकसभा में अभी तक सीटें कितनी थी बोलो? 543। किसी भी सरकार को कम से कम कितनी सीटें चाहिए रहेगी गवर्नमेंट बनाने के लिए? इसकी आधी। तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी? 272, राइट। अगर 272 अगर किसी के पास नहीं है, राइट, सपोज करते हैं कोई एक पार्टी है, लेट्स से एक्स, और उसके पास सिर्फ 240 है, कितनी सीटें? तो और वाई और जेड के पास और भी सीटें, लाइक 15 इसके पास है और 20 इसके पास है, तो क्या एक्स पार्टी इन दो को अपनी साइड लेकर गवर्नमेंट बना सकती है या नहीं बना सकती है? बना सकती है। और ऐसी ही गवर्नमेंट क्या कहलाती है? कोलिशन गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग तरीके से पावर शेयर होती है। कहीं पे हॉरिजॉन्टल पावर शेयर होती है, मीन्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कहीं पे वर्टिकली पावर शेयर होती है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और कहीं कहीं पर सोशल ग्रुप्स के साथ पावर शेयर होती है, लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। प्रेशर ग्रुप्स के साथ होती है, लाइक मीडियाज, एनजीओज, उनके साथ होती है, फार्मर्स यूनियन, प्रोटेस्ट यूनियन, राइट। और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी पावर शेयर करने को देखने को मिलती है हमको डेमोक्रेसी के अंदर, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, राइट, जैसे कि इंडिया। क्लियर हुआ इतना? सो ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, लास्ट टॉपिक है, और इन सबको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को और वर्टिकल पावर शेयरिंग को। हाँ, तो बताओ मुझे, अभी कंटिन्यू करना है नेक्स्ट क्लास कर दूँ? तो देखो, हॉरिजॉन्टल मतलब समझ में आ गया, ऐसे। वर्टिकल मतलब ऐसे, राइट। तो देखते हैं एक बार हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो थोड़ा सा एक बार देखेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्या होता है। पावर जो होती है वो अलग अलग ऑर्गन्स के साथ शेयर होती है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आगे की बात समझ में? अब मुझे इतना सा बताओ, क्या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, लेकिन सबका लेवल सेम है या नहीं है? सो ये पॉइंटर्स है, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। सो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल, लेकिन इनके पास क्या होती है बोलो? डिफरेंट पावर्स होती है। अब ये छोटे छोटे कीवर्ड्स है जो आपको याद रखना है। क्या यही सेपरेशन ऑफ पावर कहलाता है या नहीं कहलाता है? राइट, दिस सेपरेशन ऑफ पावर, ये सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए ज़रूरी है ताकि
एक ही इंसान के पास पावर ना रहे। पहले हमने मोनार्की देखी है, डिक्टेटरशिप देखी है, वहाँ पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी नहीं होते थे, वहाँ पर मोनार्की होती थी और वही सारे लॉ बनाता, वही एग्जीक्यूट करता और वही जस्टिस प्रोवाइड करता, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर क्या एंश्योर करती है कि कोई भी ऑर्गन जो है अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए। सो टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर इज नेसेसरी। और सिर्फ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, ये सेपरेशन ऑफ पावर चेक्स एंड बैलेंस को भी एंश्योर करती है। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है, क्लास 8th 9th में पढ़ा है आपने। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब होता है अगर एक ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज करना भी चाहे तो दूसरा ऑर्गन उसको रोक सकता है। जैसे लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना दे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो जुडिशरी के पास पावर है कि वो उस बनाए हुए कानून को रद्द कर दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। अगर जुडिशरी कुछ गलत करेगी तो पार्लियामेंट उनको सजा देगा, क्योंकि जुडिशरी को सजा कौन देगा, आगे ये बात समझ में, वो तो खुद कोर्ट में। तो इस तरह का जो पूरा सिस्टम होता है उसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। ये 4 पॉइंट याद रखना है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल बट हैव डिफरेंट पावर्स, right? This ensures separation of power so that none of the organs can misuse its power, and it also ensures the checks and balance in which the power is balanced and none of the organ again can misuse its power. So ये 4 पॉइंटर्स है, बिल्कुल याद रखना है। 3 पॉइंट में पूछने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या इंश्योर करती है, राइट? तो दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट यू मस्ट नो, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी जरूरी है, राइट? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सारी चीज़ें याद करना होती है। अगला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, दैट इज द वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इस वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को कभी कभी हम फेडरल डिवीजन भी बोल सकते हैं, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो बाद में डिसाइड होगा। तो पावर जो होगी वो अमंग डिफरेंट लेवल्स पर होगी, और जैसे कि नेशनल लेवल पर क्या होगी बोलो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, रीजनल और प्रोविंशियल लेवल पर क्या होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, राइट? तो अलग अलग लेवल पर क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। तो इंडिया में नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, और इसका काम क्या होता है, नेशनल इश्यूज़ को सोल्व करना। जबकि रीजनल लेवल पर क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसके पास अपनी पावर होती है ताकि रीजनल इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सके। और इंडिया में एक और लेवल पे गवर्नमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जिसका काम है लोकल इश्यूज़ को सॉल्व करना। अगर वो रूरल एरिया में तो उसको पंचायत कहेंगे, और अर्बन एरिया में तो उसको म्यूनसिपलिटी कहेंगे, और इनका काम क्या होता है, लोकल इश्यूज़ को सॉल्व करना। तो जब अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट होती है तो अलग अलग लेवल के इश्यूज़ भी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं, राइट? और यही इसका फ़ायदा भी होता है। तो कभी लास्ट एक बार 2 साल पहले पूछा था वर्टिकल पावर शेयरिंग के क्या एडवांटेजेस है, तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर की जाती है, राइट? और अलग अलग लेवल पे पावर शेयर होने से क्या होती है, अलग अलग लेवल की इश्यूज सोल्व अच्छे से हो सकते हैं, राइट? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो आप यहाँ बेल्जियम में एग्जांपल दे सकते हो, राइट? कम्युनिटी गवर्नमेंट का। पावर इज शेयर्ड अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स के साथ पावर शेयर हो सकती है, ये भी हमने देख लिया, राइट? और अलायंस और कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में हमने देख लिया है लगभग, और हम कभी आगे पढ़ लेंगे कि जब एक पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है तो वो एक से ज़्यादा पार्टी साथ मिलकर क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज द कोलिशन गवर्नमेंट, राइट? तो ये कोलिशन गवर्नमेंट याद रख लो, अलायंस फिर में नेक्स्ट टाइम कभी भी मैं बता दूंगा आपको, राइट? पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो। एनी डाउट? आ गया समझ में? ये खाली सुन रहे थे? अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ सुनने की, समझने की, राइट? एक एक दिन में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं आप लोगों को। जी लास्ट तक आ गया समझ में कि आज भी बोर लगा, कि आज भी अभी भी सोशल से डर लगता है? आपको ही पूछ रहा हूँ मैं, आप ही बोले था ना सोशल समझ में नहीं आती। इधर क्लियर? ओके फाइन। डाउट? चलिए, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आना, राइट?